नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 4 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति कौन हैं? तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति की, तो इनका नाम है डॉक्टर आर के सिंह, जिनको डॉक्टर रामकरण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश जो विश्वविद्यालय है, इसके प्रथम वाइस चांसलर थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑप्शन में यहाँ पे एनसी मेहता नाम दिया है, ये क्या थे? तो ये हिमाचल के पहले चीफ कमिश्नर थे। हिमाचल के प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे वो एनसी मेहता थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर आप जो है वो एचपी टेट हैं और एचपी टेट आर्ट्स है, तो सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एचपी टेट आर्ट्स के लिए और इस बार अच्छे से रिजल्ट देना है यूथ अध्ययन को। और अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है हर हर महादेव। अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो तो आप हमसे अभी भी हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम के लिए अभी भी टाइम बचा है। तो आप इस नंबर पे हमसे हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। साथियों, एच चक्रवर्ती कौन थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के पहले कमिश्नर आपके एनसी मेहता थे, लेकिन पहले डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो पहले डिप्टी कमिश्नर या प्रथम मुख्य उपायुक्त जो थे उनका नाम था ई पेड्रल मून या ईपी मून के नाम से भी उनको जाना जाता था। साथियों, अगर बात करें, बहुत बार पूछा जाता था हिमाचल के पहले राज्यपाल तो एस चक्रवर्ती थे, लेकिन पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल हिमाचल की शीला कौल थी। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। तो शीला कौल हिमाचल प्रदेश की क्या थी? पहली महिला राज्यपाल थी। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हमको यहाँ पे कवर भी करने हैं, बहुत से क्वेश्चन हमको पढ़ने भी है, इसीलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। अच्छा साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंडियन पाश्चर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच इन हिमाचल प्रदेश, एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो भारतीय पाश्चर संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन मैराथन में कवर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उतना बता रहा हूँ जो परीक्षाओं में ज़्यादातर आ सकता है। तो भारतीय पाश्चर संस्थान जो इंडियन पाश्चर इंस्टीट्यूट है वो आपका कसौली सोलन में स्थित है। साथियों, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो CRI कहाँ है? तो अगर बात करें आपकी CRI की, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये भी आपका कसौली सोलन में है। और अगर बात करें CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कोफरी शिमला में है, यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। और आपका हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय है वो पालमपुर में है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि थिरोट पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अच्छा, थिरोट पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये हिमाचल के किस जिले में पड़ता है? ये क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाला है। तो थिरोट जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है और ये 4.5 मेगावाट की है, कोई बहुत बड़ी परियोजना नहीं है साथियों। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली, इसीलिए आप इन सभी बातों को डिटेल से याद रखिएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा जल विद्युत क्षमता वाली परियोजना कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पादन पैदा करती है वो है पार्वती जल विद्युत परियोजना। और पार्वती जल विद्युत परियोजना की साथियों बात करें, ये हमारी 2051 मेगावाट की, कितनी है? 2051 मेगावाट की है पार्वती जल विद्युत परियोजना। ब्यास नदी पर या पार्वती नदी पर निर्मित है। उसी प्रकार आपका चमेरा जल विद्युत परियोजना ये चंबा में है और रावी नदी पर है। उसी प्रकार आपका चमेरा 1 540 मेगावाट की है, चमेरा 2 भी आपकी रावी नदी चंबा में है, 300 मेगावाट की है, और चमेरा 3 जो है वो 231 मेगावाट की है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। तो साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये पुस्तक किसने लिखी है? बहुत दफ़ा मैं ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ और आज पुनः इस मैराथन के माध्यम से बता रहा हूँ। कल ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अगर बात करूँ मैं, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, तो ये किताब लिखी है शांता कुमार, जो कि
हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। इनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी है, तो इनके द्वारा बुक लिखी है राजनीति एक षड्यंत्र, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, लाजो, हिमालय पर लाल छाया। ये सारी की सारी किताबें किसने लिखी है, आपके शांता कुमार ने। पुनः याद रखना है, धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, लाजो, हिमालय पर लाल छाया। ये सारी की सारी किताबें साथियों किसने लिखी है, आपके किसने लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांता कुमार ने लिखी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। डॉक्टर वाई एस परमार की बात करूँ तो इनके द्वारा पहली किताब लिखी है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट्स, और एक लिखी है इनके द्वारा गोरखा कॉन्सेप्ट ऑफ आर्करी, और एक लिखी है इन्होंने पॉलेंड्री इन हिमालयाज, पॉलेंड्री इन हिमालयाज और हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। ये दोनों की दोनों किताबें इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए साउंड थोड़ी सी हो सकता है कि थोड़ा आराम से हो, बिकॉज बहुत लंबी मैराथन्स मैं यूट्यूब में ले रहा हूँ, 2.5-3 घंटे की, जहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है, और उसके बाद वीडियो डालना बहुत स्ट्रगल हो रहा है आजकल एसपी टेट के लिए। लेकिन सिर्फ ये आपके लिए किया जा रहा है बच्चों, और ये शिरगुल महाराज का आशीर्वाद है कि इतनी पावर मिल रही है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिरगुल महाराज का नाम जरूर लिखिएगा, एक अलग ही मोटिवेशन देखने को मिलता है। साथियों ऑप्शन में एम एस रंधावा दिया है। एम एस रंधावा के द्वारा जो किताब लिखी है वो है कांगड़ा पेंटिंग। तो कांगड़ा पेंटिंग बुक की जो राइटर है वो एम एस रंधावा है। और बात करें देवराज शर्मा की, तो इन्होंने 2 बुक लिखी है, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, और एक बुक लिखी है इन्होंने हिमाचल प्रदेश का परिचय। तो हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक ये भी देवराज शर्मा ने लिखी है, और हिमाचल प्रदेश का परिचय ये बुक भी देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिमा पुस्तकालय जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो महिमा पुस्तकालय आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है, ये नाहन में है, और इसको सिरमौर के राजा जो अमर प्रकाश है उनके द्वारा बनाया गया था। इस बात को आपने, उनकी बेटी जो महिमा थी उनकी याद में जो है बनाया गया था, जो कि हिमाचल का सबसे पुराना जो है वो पुस्तकालय है। लिंटन मेमोरियल कहाँ पर है, तो लिंटन मेमोरियल भी आपका नाहन में है। लॉर्ड लिंटन के लिए राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा जो है लिंटन मेमोरियल नाहन में है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से साथियों याद रखनी है। तो लिंटन मेमोरियल आपको, और सिरमौर जिले का जो मुख्यालय है वो नाहन में है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो भी हिमाचल प्रदेश में नाहन में है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनकी जगन्नाथ जो रथ यात्रा है वो भी नाहन में ही निकलती है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है परीक्षाओं में। तो अगला क्वेश्चन है कि लाहौल का कौन सा त्यौहार दिवाली के समरूप है, दिवाली के पैरेलल है। तो दिवाली के जो समरूप है साथियों वो लाहौल का कौन सा फेस्टिवल है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये लाहौल का ऐसा फेस्टिवल, उसका नाम है हालदा। हालदा जो है दिवाली की तरह होता है, और ये चंद्रा और भागा घाटी लाहौल स्पीति में साथियों मनाया जाता है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, और ये दिसंबर और जनवरी के माह में मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति में ही आपका सीसू मेला लगता है, जो कि आपका सीसू गोम्फा में, सीसू मेट में या गेमूर गोम्फा में लगता है। साथियों आपका गोची फेस्टिवल, गोची फेस्टिवल केलोंग में होता है, ये भी लाहौल स्पीति के केलोंग में होता है। एक जिदजैद फेस्टिवल होता है, ये भी लाहौल स्पीति में होता है। उसी प्रकार आपका फुलेज फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किन्नौर में होता है। मिंजर मेला चंबा में होता है, जो कि चंबा के राजा साहिल बर्मन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, कोई एक आध क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने यहाँ पे आया हूँ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत में किस स्थान को मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिनी लहासा के नाम से किस स्थान को भारत में जाना जाता है। तो अगर आप जानते हो मिनी लहासा, तो मिनी लहासा के नाम से जो साथियों जाना जाता है वो आपका जाना जाता है वो धर्मशाला, या धर्मशाला में जो मैक्लोडगंज है इसको मिनी लहासा के नाम से साथियों जाना जाता है। अगर बात करें आपका लिटिल तिब्बत, तो लिटिल तिब्बत जो है वो कहा जाता है लाहौल स्पीति को। हिमाचल का वाराणसी और हिमाचल की जो काशी है वो मंडी को कहा जाता है। अंगूरों की घाटी जिसको लैंड ऑफ ग्रेप्स कहते हैं, ये किन्नौर की जो रिबा घाटी है उसको कहा जाता है। देखिए 84 मंदिरों की भूमि, लैंड ऑफ 84 टेम्पल जो कहा जाता है वो आपका भरमौर को कहा जाता है। साथियों अगर बात करें आपका वैली ऑफ गॉड्स कुल्लू घाटी, अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है गुलमर्ग ऑफ हिमाचल, तो कुफरी को कहा जाता है। छत्रपति और अजान बाहू के नाम से बुशहर रियासत के राजा कहरी सिंह को जाना जाता है। दोस्तों अजंता ऑफ हिमालय ताबो मठ को, और
एलोरा ऑफ द हिमालय जो मसरूर रॉकेट टेम्पल को कहा जाता है। साथियों बहुत दफ़ा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि शिवालिक जो माउंटेन रेंज है उनका अन्य नाम क्या है, तो उनको मैनाक पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और अगर मोलाक की बात करें साथियों महादेव की कृपा से, तो मोलाक पर्वत श्रृंखला धौलाधार पर्वत श्रृंखला को मोलाक पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो पीच बाउल ऑफ एशिया है ना, तो ये पीच बाउल ऑफ एशिया जो है वो राजगढ़ सिरमौर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो हिमाचल प्रदेश का जो बिजली विभाग अगर मैं कहूँ तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसकी स्थापना भाई 1971 के आसपास की गई। 1971 की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना भी 1971 में की जाती है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग थे। और अगर महिला पूछा है तो क्या बोलेंगे साथियों, महिला जो थी वो थी हमारी लीला सेठ। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी 1971 में मिलता है। और हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसकी स्थापना भी 1971 में होती है। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पहले चेयरमैन हैं वो के.एस. कटोच है। ये नाम भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विमान पतन 1989 में शुरू हुआ। तो 1989 में जो विमान पतन शुरू होता है वो आपका होता है गगल। गगल कहाँ पड़ता है, कांगड़ा में गगल एयरपोर्ट है। उसी प्रकार भुंतर कहाँ पर है, तो भुंतर आपका कुल्लू में है। और जुबरहट्टी एयरपोर्ट आपका शिमला में है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो कालका शिमला रेलवे लाइन का जो उद्घाटन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1903 में इसने इनॉग्रेट किया। कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में इतना कहूँ तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे टोटल 102 टनलें हैं। और सबसे बड़ी जो टनल है वो बड़ोग है। कहाँ पर है बड़ोग टनल, तो याद रखना भाई सोलन में है बड़ोग टनल। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, बेहतर तरीके से साथियों याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी टनल जो है वो बड़ोग है और वो सोलन में है, जिसकी लंबाई एक बार परीक्षा में पूछी गई है 1143 मीटर ये लंबी है। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और बाबा भालकूराम का संबंध भी आपका कालका शिमला रेलवे लाइन से है, तो ये आपको याद रखना है। और कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई 96.54 है। और कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को में जो डाला है वो 3 जुलाई महादेव की कृपा से याद रखना है, 3 जुलाई 2008। ये बात आप ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में इससे पहले वाइसरीगल लॉज को किस नाम से जाना जाता है। तो वाइसरीगल लॉज की बात करें तो वाइसरीगल लॉज वही जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता था, यही वाइसरीगल लॉज है साथियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ए के साथ चलेंगे। और ये वाइसरीगल लॉज एडवांस स्टडी जो है वो शिमला में है। यहाँ पे पहले राष्ट्रपति भवन भी 1960 तक हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको यहाँ से राष्ट्रपति भवन दिल्ली ले गए। और वाइसरीगल लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन साथियों कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। साथियों ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम डॉप्सन इकाई का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी। ओजोन परत ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट जो रेंजेज होती है उससे हमें पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 23 जून को मनाया जाता है विश्व ओलंपिक दिवस। इसके बारे में मैं पहले आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए दोबारा यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2028 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा, तो ये लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत आता है। भाई आर्टिकल 54 के तहत आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 में चुनाव की रीति है एकल संक्रमण पद्धति। आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है, ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया। भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1957 में हुआ था। नहीं सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, 1757 में। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी का जो युद्ध है वो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और नवाब सिराजुद्दौला को जो है वो मीर जाफर ने क्या दे दिया, धोखा दे दिया। भाई मीर जाफर ने किसको धोखा दे दिया, धोखा दे दिया आपको किसको, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है, धोखा दिया
प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने जो है इनको मिला लिया, मीर जाफर को अपने साथ, राय बहादुर वगैरह को सबको मिला लिया, और जो नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब है वो यहाँ पे हार जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो जी हाँ, बिल्कुल, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज को लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज की सिफारिश पर यहाँ पे जो है वो कार्य करती है, जिन्होंने बोला कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए, और इसीलिए इनको पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति कब की सिफारिश है? ये 1957 की सिफारिश थी साथियों, ये भी आपको याद रखना है। पंचायती राज से जुड़ा हुआ 1973 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज से जुड़ा है, और याद रखना है आपका भारतीय संविधान का भाग 9 और शेड्यूल नंबर 11, अनुसूची नंबर 11, ये भारतीय संविधान में पंचायती राज से जुड़ी हुई है साथियों। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है, और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को याद रखोगे तो ये चीज़ें काम आती जाएगी, इसीलिए इन सभी बातों को आप बेहतरीन तरीके से याद रखें। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि शिमला अतीत और वर्तमान पुस्तक के लेखक कौन है? इन पुस्तकों को हम बार बार पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो शिमला अतीत और वर्तमान जो पुस्तक है, इसके राइटर आपका कौन है? एडवर्ड जे बक। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, गलती नहीं करनी है भाई। भारत के उपराष्ट्रपति की बात आर्टिकल नंबर 63 में की जाती है, और एस बालकृष्णन भारत के क्या बने हैं? सीपी राधाकृष्णन, माफी चाहूंगा, सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब यहाँ पे कब अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए? तो दुनिया के अंदर एक विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच होता है। और जब ये विश्व युद्ध हुआ था साथियों, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसके बाद दुनिया के अंदर शांति के लिए एक संगठन बनाया जाता है, जिसका नाम था राष्ट्र संघ। कल ही ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है कि राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 10 जनवरी 1920 को हुई, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में था। और एक बात और आपको याद रखना है, राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष थे वो थे वुडरो विल्सन। कौन थे साथियों? वुडरो विल्सन कौन थे? राष्ट्र संघ के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बहुत आसान क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज के जनक मैं बता चुका हूँ, बलवंत राय मेहता है। कहाँ लागू हुआ वो भी बता चुका हूँ। पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर करना है। और पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन है 1992-93 का है, ये भी आपको गलत नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो आर्टिकल नंबर 40 जो भारतीय संविधान का है वो बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन की। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो भारत की जो मैं बहुत शॉर्टकट बोल रहा हूँ आज, क्योंकि अक्सर मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपका पेपर सर पर है, कल आपका पेपर है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भारत की सबसे प्राचीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ रहती है वो टेट आर्ट्स में रहती है। टेट आर्ट्स में जो है वो बाकी सब्जेक्ट के एक तरफ और टेट आर्ट्स के एक तरफ बराबर होते हैं, ठीक है। तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इसका सबसे पहला खोजा गया जो शहर था वो 1921 में हड़प्पा ही था। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, उसकी खोज 1922 में किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने साथियों की थी। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? देखिए दोस्तों, आपको मैं इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका सबसे महान शासक अशोक था। अशोक का जो जन्म है वो 304 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्रम में होता है, बोले तो पटना में होता है। अच्छा, अशोक के पिता का नाम जो था वो क्या था? बिंदुसार था। वही बिंदुसार जो कि आजीवक संप्रदाय का आपका क्या था? अनुयायी था। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के बारे में ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अशोक का राज्य अभिषेक जो हुआ था, एक तो ये क्वेश्चन आता है कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और 261 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था। और अशोक की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 232 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये तीनों बातें याद रखना है। अशोक का जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो इनके
13वें अभिलेख में मिलता है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और अशोक ने अपने आप को जो है अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय राजा बता रखा है। और अशोक का जो दूसरा अभिलेख है वो पशु की चिकित्सा की बात करता है। और अगर बात करें आपका अशोक का 5वां शिलालेख की, तो उसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। और अगर बात करें आपके अशोक के 6ठे अभिलेख की, वो बात करता है कि जो मेरे अधिकारी है वो जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, वो 6ठे शिलालेख में अशोक के बोला गया है। ठीक है, तो याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात करें अशोक की यहाँ पे 11वें अभिलेख की, तो उसमें धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, और 12वें अभिलेख में जो स्त्रियों की स्थिति में सुधार की बात की गई है। तो अशोक की ये सारी बातें आपको जरूर याद रखनी है। और मौर्य वंश की जो नींव है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य भी एक शक्तिशाली राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा महापद्मानंद को हरा दिया था 322 ईस्वी पूर्व में। और जो है वो क्या की थी, है ना, नंद वंश के अंतिम राजा थे घनानंद, माफ़ी चाहूँगा, कौन थे, घनानंद थे। और संस्थापक थे महापद्मानंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मानंद थे। ये भी आपको जरूर याद रखना है साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से आपको याद रखना है। अच्छा, यूनानियों ने जैसे कि सेंड्रोकोट्स जो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था वो जस्टिन ने कहा था, और प्लूटार्क ने कहा था एंड्रोकोट्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को किसने कहा है, वी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अब इसने क्या किया था, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 9 राजाओं को हराया था। और दूसरा आपको इसकी एक बात याद रखनी है, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को और उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था। ये दोनों बात याद रखनी है। और जो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था ना यार, उसका नाम था हरिशेन। अब कैसे पता लगाया, तो हरिशेन ने एक जो प्रयागराज प्रशस्ति है उसकी रचना की, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। वो किसने की थी, हरिशेन ने की थी साथियों। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। और किस गुप्त वंश के राजा को एक जो वीणा पे जो है वो वीणा पे मतलब कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है, तो वो भी समुद्रगुप्त को किया गया है। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक गुप्त वंश का ही राजा था। अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इसके द्वारा विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की गई थी। और ये पहला शासक था गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने भाई चांदी के ना सिक्के चला रखे थे। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आपके 9 विद्वान, जिनको नवरत्न कहते हैं, नवरत्न रहा करते थे। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारी की सारी बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कुमार गुप्त प्रथम बना था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त, क्या बोलेंगे साथियों, कुमार गुप्त ने जो है वो क्या करी थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी साथियों। ये बात आपको जरूर याद रखना है। और एरन अभिलेख, जिससे सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, वो भी आपका कुमार गुप्त से ही संबंधित है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। श्रीगुप्त वो राजा थे जिनके द्वारा महाराजा की उपाधि धारण की गई थी। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी वो की थी किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी साथियों। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक भारत का सबसे प्रमुख धर्मसूत्र विधि ग्रंथ क्या था। तो प्रारंभिक भारत का सबसे जो प्रमुख धर्मसूत्र विधि ग्रंथ था वो था दोस्तों मनुस्मृति। तो ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह था ना, विवाह वो कितने प्रकार का था। तो ये बात आपको याद रखना है कि मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह था वो कितने प्रकार का था, तो ये 8 प्रकार का था साथियों। तो अगर कहूँ तो इसमें आपका ब्रह्मा था, देव था, आर्य था, प्रजापत्य था, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। तो जो मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह होते थे वो 8 प्रकार के होते थे। एक ब्रह्मा विवाह होता था, देव विवाह होता था, आर्ष विवाह होता था, आपका प्रजापत्य विवाह होता था, असुर विवाह होता था, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये सारे के सारे विवाह के एक प्रकार थे साथियों। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेस डिड द वॉर ऑफ महाभारत टेक प्लेस। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो देखो, ये तो सबको पता है, बच्चों को पता है कि महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और इसमें जो है वो पांडव की विजय और कौरवों की हार हुई थी। और महाभारत की जो रचयिता है वो कौन है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महाभारत के रचयिता कौन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो बता देंगे, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग आंसर नहीं करते।
तो मैं ही बता देता हूँ, महाभारत की जो रचयिता है वो महर्षि वेदव्यास है, और अगर बात करें रामायण की तो महर्षि वाल्मीकि है। दोनों बातें याद रखनी है साथियों। अगला क्वेश्चन कि सांची का स्तूप किसने बनाया? 100 बार मैं क्वेश्चन आपको बोल चुका हूँ। सांची का स्तूप भोपाल में है। बनाया किसने? अशोक ने बनाया। तीसरी शताब्दी ईसापुर में बनाया। बेतवा नदी के किनारे है सांची का स्तूप। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के पास है। इसको यूनेस्को में डाला, विश्व धरोहर स्थल में डाला 1989 में। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसापुर में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई किताबों में 540 भी है, लेकिन आप दोनों को सही लेके चल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो दोनों को सही लेके आप चल सकते हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से सही लेके चल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो आपका जो महावीर स्वामी है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनके पति का नाम पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री इनका नाम प्रियदर्शनी था, और इनका दामाद जो था आपका महावीर स्वामी का, उसका नाम जमाले था। साथियों, अगर महावीर स्वामी की बात करें तो ये इनके बचपन का नाम बहुत बार पूछा जाता है। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कि संसार दुखों का घर है, ये किसने कहा था? तो महावीर जो महात्मा बुद्ध है, इन्होंने 4 बातें कही थी कि संसार दुखों से भरा है, संसार में का दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, और इस इच्छा पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। अभी आपकी इच्छा क्या है कि एचपी टेट क्वालिफाई करना है और मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। तो सबकी इच्छा अलग अलग होती है, और आपका भी दुख है ये कि एचपी टेट क्लियर नहीं हो रहा है, और ये दुख आपका कब हटेगा? जब आपका एचपी टेट क्लियर हो जाएगा। सम्राट अकबर की राजधानी नहीं थी। देखो, लाहौर भी थी, दिल्ली भी थी, फतेहपुर सीकरी भी थी, मुल्तान जो है वो अकबर की राजधानी नहीं थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, पहले सिख गुरु कौन थे? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले सिख गुरु आपके गुरु अर्जन देव जी थे। गुरु अर्जन देव जी पहले सिख गुरु थे साथियों, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि पहले सिख गुरु कौन थे? तो पहले सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी थे। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है साथियों। बात करें पहले सिख गुरु, तो गुरु अर्जन देव जी थे। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में आपका जो है वो तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ। इनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। इन्होंने दूसरे गुरु जो थे सिख धर्म के, वो आपके गुरु अंगद देव थे, जिनका आरंभिक नाम भाई लहना था, और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? तो दूसरे सिख गुरु आपके अंगद सिंह, जिन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया था। अच्छा, गुरु रामदास ने क्या किया? तो इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की, इसीलिए रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अमृतसर में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, गुरु अर्जन देव सिखों के आपके कौन से गुरु थे? क्वेश्चन ये बनता है। तो गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु थे, और इनके द्वारा आदि ग्रंथ, जो कि सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, उसकी स्थापना की गई थी। साथियों, गोल्डन टेम्पल जो आपका अमृतसर में है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की? तो उसकी स्थापना जो की गई थी वो भी गुरु अर्जन देव के द्वारा ही की गई थी, जिसको हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। और मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु भी गुरु अर्जन देव है साथियों, याद रखना है। और इनको शाहिदीन दे सरताज भी कहा जाता है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बात करें सिख धर्म के अंतिम गुरु की, तो उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। और साथियों, बात करें, इनको सच्चा पातशाह भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर डाली थी। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। और अगली बात आपको याद रखनी है, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था भाई आपका बाबर। बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद, तो ये आपको ये सारी बातें याद रखनी है बेहतरीन तरीके से। पहले कौन आता? बाबर। बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद भारत में नींव रखी गई थी किसकी? मुगल वंश की। और अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा, बाबर ने पहला लड़ा। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को जो समाप्त किया था, मैं इतना शॉर्ट बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि कल आपका पेपर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाए। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में की, जिसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको दिया है, दातीश। दास प्रथा का अंत 1562,
30 से होगा तीर्थ यात्रा कर 1563 और जजिया कर 1564 और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में की। दोस्तों ये भी याद रखना है। अकबर वही जिसका शासनकाल 1556 से 1605 तक था। ऐसे मुगल शासक जो कि अनपढ़ थे वो भी अकबर थे साथी। विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? तो 1929 में विश्व में आर्थिक मंदी आती है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है? तो पृथ्वी आपके 4 बिलियन और 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है साथियों। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है वो जो हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था और 510 ईस्वी में इनको हीरा नामक गुफा में, ये मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक थे और 510 ईसा में इनको ईस्वी में इनको क्या होती है 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और 632 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है साथियों। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बोले मंगोल कहाँ के निवासी थे? चंगेज खान भी मंगोल से आए थे। तो मंगोल आपके मध्य एशिया से जुड़े थे, ये आपको याद रखना है। हिंदू महासभा का गठन 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आम चुनाव में मत अधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है ये उम्र जो है 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत में कितनी भाषाओं को आपका संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को है और जब भारत का संविधान बना था तब 14 थी, लेकिन 8 बाद में जोड़ी गई थी। तो ये किस अनुसूची में भारत की भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में। साथ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो लिखी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत कब लागू की गई? तो 1951 से 1956 के बीच भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया जाता है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है हमारा कि भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस क्षेत्र में आई? तो हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में आई थी। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो अगर विश्व लेवल की बात करूँ तो वर्गीस कुरियन है और भारत की बात करूँ तो आपकी MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक, जो कि कृषि क्षेत्र में आती है। अच्छा, अंडा रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति आपके किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से है। तो ये आपको सारी की सारी याद रखनी है। तो भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है? तो भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। इसके बाद इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ऐसी प्रधानमंत्री जिनको सबसे पहले एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिल चुका है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। महात्मा गांधी के बारे में तो क्या ही कहने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिनों के भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये बात आपको याद रखना है। भारत के सबसे कम दिनों के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था साथियों अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, बाकी सुबह फाइनल टच सीरीज आपको आ जाएगी। क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये बेलग्रेड में हुआ था साथियों। और बात करें बेलग्रेड की, ये कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और अगर बात करें आपके बीच और एक किसकी बात करूं साथियों, तो अगर बात करते हैं आपके बीच इसका भारत में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 7वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो आपके भारत था, आपका यूगोस्लाविया की बात करता हूँ मैं, आपका जो है वो मार्शल टीटो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कोई और भी थे। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती हो, मैराथन अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।